माताओं बहनों का अपने घरों में बैठकर, अपनी दुकानों में बैठकर हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। मधुबनी के आप तमाम मेहनत के सामान का मैं क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों को इस बार लेके जाना है और आज की हमारी यात्रा का ये आखिरी कार्यक्रम है। इसके बाद मुझे भी आगे सहरसा पहुंचना है और लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग सहरसा जाएंगे और कल हमारी पद यात्रा सहरसा में होगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम चला हो कि हम लोग एक यात्रा पर हैं। बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों ने एक यात्रा शुरू करी है। यह यात्रा गांधी जी के चंपारण के आश्रम विद्यारवा से शुरू होकर के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतापुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी तक पहुंची है। आगे हम लोग सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया ये होते हुए भागलपुर होते हुए पटना तक जाएंगे। जैसा कि यहाँ भी बहुत सारे लोगों ने पोस्टर लगाया है, इस यात्रा का नाम पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है। और ये यात्रा बिहार के नौजवान और विद्यार्थी ने जो शुरू की है, आज 10वें दिन जब आपके शहर में है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस हुआ है कि ये यात्रा सिर्फ नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा नहीं है। धीरे धीरे बिहार के तमाम बासिंदे, बिहार के तमाम निवासी जो अलग अलग तरह से अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो इस यात्रा से भावनात्मक रूप से जहनी तौर पर जो है इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। क्योंकि हम जिस भी जिले में जा रहे हैं उस जिले का जो मुद्दा है वो मुद्दा लेकर के लोग हमारे पास आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखते हैं, मांग पत्र सौंपते हैं। मतलब यह यात्रा जब विद्यारवा से शुरू हुई तो जो हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, पेंडिंग भर्ती के जो प्रभावित नौजवान हैं उन्होंने आकर के अपनी बात रखी। फिर जो दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पेपर लीक से जो प्रभावित विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी बात रखी। फिर तीसरा दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो पलायन करते हैं नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, उन लोगों ने अपनी बात रखी। उसके बाद जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें रीला चीनी मिल के जो मजदूर हैं, नया एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, नया मैनेजमेंट आने के बाद पुराने मजदूरों को बिना नोटिस का निकाल दिया गया। उन मजदूरों ने अपनी बात रखी। फिर मुजफ्फरपुर में अगले दिन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ऑटो चलाने वाली जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी बात रखी। फिर उसके अगले दिन जो वित्त रहित शिक्षक हैं दरभंगा में उन्होंने अपनी बात रखी। और आज मधुबनी में जो मिथिला पेंटिंग से जुड़े हुए कलाकार हैं और खादी ग्रामोद्योग से जुड़े हुए लोग जो खास करके जो काश्तकारी का काम करते हैं, कपड़ा बनाने का काम करते हैं, जो बुनकरी का काम करते हैं, उनको उनके मुद्दे को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि धीरे धीरे चाहे विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसान हो, काश्तकार हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, महिला हो, हर कोई आकर के अपनी बात रख रहा है। जैसे हम कल दरभंगा में थे तो कई सारे स्थानीय मुद्दों के बारे में पता चला। जो लाइब्रेरी साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट थे उन्होंने आकर के बताया कि 2008 से बहाली नहीं हुई। पोलो ग्राउंड में जो आर्मी की तैयारी करने वाले नौजवान हैं उन्होंने तैयारी करने में क्या तकलीफ होती है उसके बारे में बताया। जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनका कोटा किस तरीके से खत्म कर दिया गया उसके बारे में बात बताई। स्पोर्ट्स कोटा को किस तरीके से समाप्त किया गया है उसके बारे में बात बताई। तो कुल मिलाकर के 10वें दिन मैं पूरे विश्वास से आपको ये कह सकता हूँ कि यह जो मौजूदा हुकूमत है इसके दावे और वादे किताबी हैं, ये झूठ है। और ये बात मैं किसी ऐसी कमरे में बैठ करके नहीं बोल रहा हूँ। रोज लगभग 15 से 16 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं और आम लोग आकर के जो अपनी बात बताते हैं वो बात उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हुकूमत ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है।
हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार का पोस्टर लगाती है, समाज की, देश की, प्रदेश की जो हकीकत है वो आम जनता से छुपाया जाता है। लेकिन क्या है ना, सच भी कमाल होता है, चाहे आप कितना भी इसको दफन करने की कोशिश करो, ये बड़ा सा बट वृक्ष बन करके उभर करके सामने खड़ा हो जाता है। सच को दफनाया नहीं जा सकता, सच सामने आ ही जाता है। तमाम इनकी जो कोशिशें हैं, बड़े बड़े जो है गुरु आ रहे हैं और बिहार में आकर के भाषण दे रहे हैं। कल हमारी वित्त रहित शिक्षकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी हालत गुलामों जैसी बना दी गई। हमसे काम तो कराया जाता है लेकिन हमारे वेतन की गारंटी नहीं है। आप हमको बताइए, जो गुरु आकर के प्रवचन दे रहे हैं बिहार में, उनसे ये पूछना चाहिए, महाराज आप बता दीजिए कि बिना गुरु का जो है विश्व गुरु कैसे बनेगा महाराज। ये सवाल बिहार के नौजवान को। और मेरी अपनी ये समझदारी है कि जब सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, जब सरकार शिक्षा नहीं दे पा रही है, जब सरकार स्वास्थ्य मुहैया नहीं करा पा रही है, जब सरकार सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो सरकार के पास एक ही काम बचता है, अपना काम बनाने के लिए इंसान को आपस में लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए बहुत साजिश के तहत बिहार में नफरत की आग धीरे 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 भड़काई जा रही है कि कल को जब चुनाव हो तो उस चुनाव में रोजी रोजगार की बात नहीं हो, सरकार से ये ना पूछा जाए कि साहब आप कहते थे कि सुशासन की सरकार है, हकीकत तो ये है कि तो पलायन की सरकार है। आप कहते थे कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गया है, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, उनका किडनैपिंग किया जा रहा है, उनका बलात्कार किया जा रहा है, चोरी, लूट, मार, कमीशन, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, कोई ऐसा विषय नहीं है जिसको सरकार ने ठीक कर दिया हो। सरकार ने ही सर्वे कराया और उस सर्वे के हिसाब से बिहार में मात्र 7% लोग ग्रेजुएट हैं, मात्र 7%। सरकार एक भी चीज गिनाने के लिए सरकार के पास नहीं है कि आपने कौन सा अस्पताल खोल दिया। भैया पटना में भी एम्स, दिल्ली में भी एम्स, राहुल गांधी जब एम्स के बाहर मरीजों से मिल रहे थे तो 99% मरीज जो थे वो बिहार से आए हुए थे। 20 रुपया का पॉलिथीन खरीद करके उस कड़कड़ाती ठंड में जो है चादर ओढ़ करके वहाँ पे डटे हुए थे कि सुबह जो है एम्स में इलाज करें। जब पटना में भी एम्स है तो बिहार के लोगों को दिल्ली एम्स में क्यों इलाज कराना पड़ता है? जब हमारे पास भी विश्वविद्यालय है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, तो आप डीएमसीएच की हालत जाकर के देख लीजिए। डीएमसीएच की हालत ये है कि हॉस्टल में सांप निकलता है। मरीज जो जाते हैं इलाज कराने के लिए तो हाथ में पानी का बोतल पकड़े खड़े रहते हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जरा मास्क लेकर के आइए तब इनका आगे का इलाज करेंगे। ये हकीकत है। ना जो है यूनिवर्सिटी अच्छी हुई, ना अस्पताल अच्छे हुए, बनाने के नाम पे आपने क्या बनाया है? बनाने के नाम पे अपने सड़कें बनाई है और वो सड़क आप ऐसा बनाते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, 3 साल से चौथे साल में घुसते घुसते वो सड़क टूट जाना है, क्योंकि सड़क टूटेगी नहीं तो नहीं बनेगी, नहीं बनेगा तो एमएलए, इंजीनियर और अफसर को कमीशन कैसे मिलेगा? तो विकास के नाम पे सड़कें बन रही है। अगर बिहार बनाना है तो बिहार को बनाने के लिए बिहार के जो कुछ उद्योग है उसको बचाना पड़ेगा। आप बताइए, दरभंगा मधुबनी के जो बुनकर हैं उनकी हालत क्या है? कल मैं लहरियासराय में जो चूड़ी का काम करने वाले मजदूर थे, मैं उनसे बात कर रहा था। उन्होंने कितनी अच्छी और मार्मिक बात कही है, यह बात किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी सरकार के रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। उस मजदूर ने कहा कि भैया सीजनल काम होता है, सीजनल काम होता है भैया। आप बताइए, भूख सीजनल लगता है क्या? भूख तो 12 महीना लगता है, लेकिन काम सीजनल। हमें मैं रास्ते में भट्टा मजदूरों से बात कर रहा था तो भट्टा मजदूरों ने कहा कि लेबर को 400 रुपया और मिस्त्री को 500 रुपया मिलता है। बिजली का काम करने वाले मजदूरों से रास्ते में बात करते हुए आया हूँ
400 रुपया जो है बिहारी पे वो काम करते हैं, 400 रुपया में अंबानी का कंपनी तो मोबाइल का रिचार्ज नहीं करता है भाई साहब। 400 रुपया में मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, 1200 रुपया में सिलेंडर मिलता है, 200 रुपये किलो तेल मिलता है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है। आप बताइए इंसान जाए तो जाएगा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बिहार को छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में काम करने को मजबूर है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक आप कहीं चले जाएंगे, मजदूरी करता हुआ किसान आपको मिलेगा तो बिहार का मिलेगा। मेरा एक सवाल है, जहाँ की भाषा नहीं आती है वहाँ भी हमको काम करने के लिए जाना पड़ता है। आप में से किसी को मराठी आती है क्या? तेलुगु, मलयालम, कन्नड़? तो हम त्रिवेंद्रम में भी काम करते हैं जहाँ मलयालम बोला जा रहा है, हम बेंगलोर में भी काम करते हैं जहाँ कन्नड़ा बोली जा रही है, हम हैदराबाद में भी काम करते हैं जहाँ तेलुगु बोला जा रहा है, हम उड़ीसा में भी काम करते हैं जहाँ उड़िया बोला जा रहा है, हम बंगाल में भी काम करते हैं जहाँ बांग्ला बोला जा रहा है। जहाँ की भाषा नहीं आती है वहाँ जाकर के हमको काम करना पड़ता है। आप बता दीजिए मैथिली किसको किसको बोलना आता है? आप कहिए उर्दू बोलने से आता है ना। तो जो भाषा बोलनी आती है, जिस मिट्टी पे पैदा हुए वहाँ हमको काम नहीं मिल रहा है। जहाँ के हम हैं नहीं, जहाँ की भाषा नहीं आती, जहाँ का खान पान नहीं है, वहाँ जाकर के हमको काम करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी किसी न किसी को तो लेनी पड़ेगी। और यह जिम्मेवारी जब तक तय नहीं होगी तब तक सरकार बड़ी चालाकी से और उसके द्वारा खरीदे गए जो चैनल हैं वो समाज को आपस में लड़ाएंगे। इस टोला के आदमी को उस टोला से लड़ाएंगे, इस पहचान वाले को उस पहचान से भिड़ाएंगे। इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है। तो बिहार को यदि बचाना है तो हमको सकारात्मक मुद्दा उठाना पड़ेगा। और सकारात्मक मुद्दा ये है कि पलायन एक ऐसा सवाल है कि हिंदू हो या मुसलमान सबको पलायन करना पड़ता है, ब्राह्मण हो या दलित सबको पलायन करना पड़ता है, महिला हो या पुरुष सबको पलायन करना पड़ता है। इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है। अभी होली बीत गई है, होली में टिकट नहीं मिल रहा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में। अभी ईद आने वाला है, ईद में भी टिकट नहीं मिलेगा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में। यही हकीकत है। इसीलिए इस सकारात्मक मुद्दे पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो महामारी है उसको हरानी पड़ेगी। इस महामारी को यदि हराने में हम अपनी ताकत नहीं लगाएंगे तो हमारे जो नौजवान हैं जिनको नशे में झोंक दिया गया है, शाम को मार्केट में निकलिएगा ना, अलग तरह का फिजा मिलता है। सरकार कहती है कि हमने दारू बंदी करके नशा मुक्ति कर दिया है। महाराज आप दारू बंद करके नशा मुक्ति नहीं कर दिए हैं, दूसरा नशा का व्यवस्था जो है बिहार में लोगों के लिए कर दिया गया है। इसीलिए अगर हमको बिहार के नौजवानों को बचाना है, अगर हमको अपने गौरवशाली परंपरा को याद करते हुए वर्तमान को बेहतर करके सुनहरा भविष्य बनाना है तो हमको यह साथी समझनी पड़ेगी। जब सरकार नौकरी नहीं दे पाती है तो नफरत देती है। इसीलिए हम नारा लगाते हैं नफरत नहीं नौकरी चाहिए, हमको नफरत नहीं नौकरी दो। और सरकार अगर आपका बेटा बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन सकता है, वो बनता है हमारे वोट से। अगर आप हमको रोजगार नहीं देंगे तो आपको हम बेरोजगार करेंगे, आपको हम मंत्री मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं होने देंगे, आपको एमएलए और सांसद नहीं होने देंगे। आप बेरोजगार होइएगा, आपका बच्चा अपने आप बेरोजगार हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस यात्रा के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ का समस्या उठा रहे हैं और हम बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जैसे कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन के दौरान इस देश को आजाद कराने का सपना रखने वाले जो लोग थे उनके लिए एक संघर्ष का मंच बनी, उसी तरीके से यह पलायन रोको नौकरी और यात्रा एक संघर्ष का मंच है। और जो भी प्रभावित लोग हैं वो इस यात्रा से जुड़े, खुल करके अपनी बात रखें कि मेरी यात्रा नहीं है, एक पार्टी की यात्रा नहीं है, ये बिहार के लोगों की यात्रा है। आप अपना भावना और अपना आशीर्वाद अपने युवा इस यात्रा को बनाए रखिए। और हम ये वादा करते हैं कि यह जो संघर्ष चला है यह संघर्ष चलेगा, इस संघर्ष में जीत हमारी जरूर होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मधुबनी की एक एक जनता को, एक एक आवाम को, आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ जो समर्थन आपने दिया है इस यात्रा को। और मैं आपके सामने यह अपील करता हूँ आपसे कि आप अपने भावना से, आप अपने मनोयोग से
अपने दुआ और आशीर्वाद से ये यात्रा से जुड़ करके रखिए। बुजुर्गों के आशीर्वाद से यात्रा जरूर कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय हिंद, जय बिहार।